लिखो देखिए, युंग या जुंग के अनुसार लिखो, युंग या जुंग के अनुसार, फटाफट से लिखो। चलो चलो रे, जल्दी चलो। मैं हैं युंग या जुंग के अनुसार, आगे लिखो डैश लगा के, दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन से गुणों के आधार पर बताएं? मनोवैज्ञानिक। अब शरीर वाले नहीं रहे हैं, शारीरिक नहीं रहे हैं, अब सारे होंगे। वो कौन से गुण होंगे? मनोवैज्ञानिक। लिखो नंबर 1, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, लिखो इसकी विशेषताएं। इसके आगे डेस लगा के, कोमा लगा के लिखते जाना ना। लिखो एकांत प्रिय। एकांत प्रिय, और संकोची। संकोच, संकोची। संदेही, स्वार्थी। नहीं, सामाजिक नहीं। असामाजिक नहीं लिख सकते यार। सामाजिक नहीं, कोमा उदारवादी नहीं। उदारवादी नहीं। कर्तव्य परायणता। कर्तव्य परायणता। कर्तव्य परायणता। सैद्धांतिक। सैद्धांतिक, अपनी वस्तुओं के प्रति सजग। अपनी वस्तुओं के प्रति सजग। चिंतायुक्त। चिंता युक्त होता है। क्या लिखा आपने? चिंता युक्त ही लिखा है ना। बहुत चिंतित रहता है, टेंशन रहता है, टेंशन में रहता है, तनाव में रहता है, दबाव में रहता है। चिंता चिता ता चिता, वो चिता नहीं है ना। चिंता युक्त होता है। नेक्स्ट लिखो बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट। बहिर्मुखी, बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट। बहिर्मुखी, इसमें लिखो मिलनसार। मिलनसार, मित्र मंडली में रहने वाला। खाने पीने सोने एवं पार्टियों का शौकीन। खाने पीने सोने एवं पार्टियों का शौकीन। यदि किसी के पड़ोसी का बर्थडे भी है ना, तो भी कह देगा तू पार्टी दे दे, आज तेरे पड़ोसी का बर्थडे है।
खाने पीने सोने एवं पार्टियों, पार्टी समझते हो ना, पार्टियों का शौकीन। सामाजिक, उदारवादी, उदारवादी और हाँ समाज सेवी तो आ गया ना सामाजिक में। असैद्धांतिक मतलब लचीलापन कह सकते हैं इसके स्वभाव को, क्या कहेंगे, लेटल फीती जिसे बोलते हैं। गंभीर नहीं होता है किसी काम के प्रति। 8 बजे की ट्रेन है तो 8 बजे घर से भी निकल रहा है ना तो भी टेंशन नहीं ले रहा है, बोले मिल जाएगी, वापस आ जाएगा, दूसरे दिन चला जाएगा। तो ये मतलब सीरियस नहीं होता है। इस प्रकार का व्यक्ति क्या नहीं होता है, सीरियस। स्कूल में जब स्टाफ बनता है ना, जब आप स्टाफ के रूप में जाओगे ना, आप बहिर्मुखी हो ना, तो आपको प्रिंसिपल साहब द्वारा कोई कार्य नहीं सौंपा जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि आप टाइम पर काम करके ही नहीं दोगे। टाइम पे काम कौन करके देगा, वो सीरियस हो जाएगा, वो एक एक चीज के लिए बहुत सीरियस हो जाएगा। उसको लगेगा अब तो बस पहाड़ गिरने वाला है अपने पर। और ये बहिर्मुखी होगा ना, ये उसे चिढ़ाता और रहेगा। हाँ है ना, ये चिढ़ाएगा उसे, ये कहेगा ये ना स्कूल यहीं रहने वाली है, तेरे जैसे बहुत है, बहुत गए हैं। ये तू सोच रहा होगा मैं चला रहा हूँ, ये अपने आप ही चल रही है। तो ज़्यादा लोड मत लेना। तो हो गया आपका अपनी वस्तुओं के प्रति असज्जक, अपनी वस्तुओं के प्रति असज्जक। असज्जक, कहीं जाता है ना तो इसको पहनने के लिए कपड़े तक नहीं मिलते हैं। वो भी इसे ढूंढने पड़ते हैं, कई बार वो नहीं मिलते हैं। तो फिर यह तो सैद्धांतिक तो होता नहीं है। अपने कोई से भी जो मिले ना वो पहन के चला जाता है ना। लिख लिया आपने? फिर अलग से नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो। नॉर्मन एवं याकोर ने पाया कि, हाँ बहुत मुश्किल हो गया, जैसे मतलब क्या पता नहीं क्या नाम ले लिया मैंने। नॉर्मन एवं याकोर ने पाया कि नॉर्मन एवं याकोर ने पाया कि कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी या बहिर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी या बहिर्मुखी होते हैं, बल्कि अधिकांश दोनों के गुण धारण किए हुए होते हैं, दोनों के गुण धारण किए हुए होते हैं, दोनों के गुण धारण किए हुए होते हैं। जिसे उभयमुखी की संज्ञा दी गई है, जिसे उभयमुखी की संज्ञा दी गई है। जिसे उभयमुखी की संज्ञा दी गई है। हो गया? किसकी संज्ञा दी है हमने? फिर अगला लिखो। गीता के अनुसार, गीता के अनुसार, ये श्रीमद् भगवत गीता है ना, कुछ दिनों बाद आप ढूंढोगे गीता कौन सी मनोवैज्ञानिक थी।
गीता के अनुसार कितने प्रकार होते हैं? 3। गीता के अनुसार 3। कौन कौन से हैं? नंबर 1 लिखो, सतोगुणी, सतोगुणी, आगे डेस लगा के क्या लिख लोगे? ईश्वर में विश्वास करने वाला, ईश्वर में विश्वास करने वाला। फिर रज्जोगुणी, कौन होता है? कर्म में विश्वास करने वाला। कर्म में विश्वास करने वाला। और फिर लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा? तमोगुणी। और तमोगुणी कौन होता है? लिख लो, सबसे निम्नतम गुणों वाला, सबसे निम्नतम गुणों वाला। अपना खुद का टिक लगाते जाना हर प्रकार में, खुद का टिक जरूर लगाना है। लिखो, भारतीय आयुर्वेद के अनुसार, अगला लिखो, भारतीय आयुर्वेद के अनुसार, भारतीय आयुर्वेद के अनुसार आयुर्वेद के अनुसार वात प्रधान व्यक्तित्व है। नंबर 1 क्या लिखना है? वात प्रधान व्यक्तित्व है। नंबर 2 क्या लिखोगे? अच्छा, इस वात प्रधान व्यक्तित्व हो गया, इसमें लिख लो सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व है। नंबर 2 लिख लो पित्त प्रधान व्यक्तित्व है। नहीं, यह पूछा है कि बुद्धि परीक्षण में कक्षा 5 के विद्यार्थी को कक्षा 6 का प्रश्न देने से पूर्व उसे वह प्रश्न समझाया या बताया जाता है या नहीं। ये बुद्धि परीक्षण जो होता है ना, बुद्धि परीक्षण जो होता है उसमें कक्षा 5 कक्षा 6 विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न नहीं होते हैं। किससे संबंधित नहीं होते? विषय वस्तु। रीजनिंग वाले प्रश्न होते हैं जिनका वो मनोवैज्ञानिक ये लेवल तय करते हैं कि ये कौन से कक्षा स्तर का है। वो मनोवैज्ञानिक ही तय करते हैं कि कौन से लेवल का है। मतलब अपने जो उनके पाठ्यक्रम में चल रहे होते हैं ना, वो सवाल नहीं होते हैं, वो तो रीजनिंग वाले सवाल होते हैं, तो उनको समझाया नहीं जाता है। समझ पा रहे? उनको समझाया नहीं जाता है। बुद्धि परीक्षणों में कहीं भी किसी भी प्रकार से पाठ्यक्रम के सवाल नहीं होते। पाठ्यक्रम के सवाल होते हैं जब हम शैक्षिक लब्धि, याद आया कुछ, एजुकेशनल कॉन्सेंट निकाल रहे होते हैं, और उस समय हम लोग एजुकेशनल एज निकाल रहे होते हैं, तब हम लोग उस कक्षा के पाठ्यक्रम का पेपर बनाते हैं और वो पेपर उनसे हल करवाते हैं कि वो बालक ने कितना पढ़ लिया, कितना नहीं पढ़ लिया। तो बुद्धि लब्धि का कक्षा से संबंध नहीं होता है, कक्षा स्तर का मनोवैज्ञानिक तय करते हैं कि भाई ये कितना टफ है, 5वीं के लेवल का बच्चा करेगा कि 6वीं के लेवल का बच्चा करेगा या 7वीं के लेवल का बच्चा हल करेगा। क्या लिखा आपने? वात प्रधान सर्वश्रेष्ठ वाला, पित्त प्रधान व्यक्तित्व है मध्यम गुणों वाला, और कप प्रधान व्यक्तित्व है निम्न गुणों वाला। वात, पित्त और कप, उच्च, मध्य और निम्न। उच्च, मध्य और निम्न। हो गया?
फिर लिखो रोटर के अनुसार रोटर के अनुसार क्या कहता है रोटर? दो प्रकार के। नंबर 1 लिखो आंतरिक नियंत्रण वाला, आंतरिक नियंत्रण वाला। इसमें डैश लगा के क्या लिखोगे? स्वयं के आधार पर, स्वयं के आधार पर निर्णय लेने वाला, स्वयं के आधार पर निर्णय लेने वाला। और दूसरा क्या हो जाएगा? बाहरी नियंत्रण वाला। लिख लो किसके अनुसार? ऐसे लिख लेंगे वातावरण के अनुसार। लिख लो वातावरण के अनुसार निर्णय लेने वाला। वातावरण में सब आ जाएंगे, समाज, परिवार। हो गया। अगला लिखो स्प्रिंकलर के अनुसार। स्प्रिंकलर के अनुसार स्प्रिंकलर के अनुसार लिखो ये समाजशास्त्री थे, ये समाजशास्त्री थे। इन्होंने अपनी पुस्तक, ये समाजशास्त्री थे, इन्होंने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में, इन्होंने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत कर समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत कर 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। ये 6 उतार लो, कुछ नहीं लिखेंगे इसमें। 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। ये किसकी है पर्ची? आपकी है खुद की? उस दिन आप आए नहीं थे क्या, जिस दिन मैंने पढ़ाई थी? यार फिर कैसे मिस कैसे हो गया आपका? आपने सवाल लिखा है व्यावहारिक बुद्धि होती है। व्यावहारिक बुद्धि होती है। ऑप्शन ए अमूर्त, ऑप्शन बी मूर्त, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन 4 सामाजिक। क्या कंफ्यूजन हुआ इसमें? है मूर्त है या अमूर्त है? बताओ, आप बताओ देखिए। अब इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है उस पर डिपेंड करेगा। व्यवहारिक का मतलब है कि यहाँ प्रैक्टिकल दे रखा है या थ्योरेटिकल दे रखा है। वो हमने अलग से सवाल भी लिया था यार इस प्रकार का, तो हमने समझा। प्रैक्टिकल वाला होगा ना इंग्लिश वर्जन में तो मूर्त होगा, और थ्योरेटिकल होगा ना तो अमूर्त होगा, और सोशल होगा ना तो सामाजिक होगा।
इसका इंग्लिश वर्जन देखना पड़ेगा हमें, है ना, क्योंकि 3 जगह अलग अलग जगह सवाल आया हुआ है ये, और अलग अलग ही माना गया है, इसलिए आप कंफ्यूज हुए हो इसमें। एक किताब में हो सकता है इसको अमूर्त दे दिया हो, एक किताब में इसको अमूर्त दे दिया हो। ये बिल्कुल हमने डिस्कस किया था उस दिन। लिख लिए 6 प्रकार। फिर लिखो अलग से रोजनमैन एवं फ्रीडमैन के अनुसार रोजनमैन एवं फ्रीडमैन के अनुसार देखो कार्तिका बराबर बराबर कमेंट कर रही है मेरे साथ। ये पहले कमेंट में कर रही है कि सर हमारी करंट अफेयर्स की क्लास कब चलेगी। फिर दूसरा कमेंट कर रही है सर ये आपने 6 क्या लिखा है स्प्रिंकलर के आगे। यदि ये पहले वाला कमेंट नहीं करती तो दूसरे वाला कमेंट करना नहीं पड़ता इसको, क्योंकि कमेंट लिखने में रह गई जब मैंने बताया कि 6 प्रकार के होते हैं, तो फिर दूसरे वाला कमेंट और करना पड़ा। ये नुकसान होता है ना। जब आपकी क्लासें लग जाएगी बहुत निश्चिंत रहिएगा आप लोग। हाँ ऐसे लिखे आप, देखो क्या लिखा है आकाशदीप, ज्यादा नहीं लिखना है बेटा। हर रोज इसी असमंजस में रहता हूं कि शायद कोई नया अफसाना मिल जाए, हमें भी कोई दीवाना मिल जाए। यूं तो मुलाकात किया नहीं करते किसी से, मगर दिल कहता है कि एक बार तुमसे मुलाकात का बहाना मिल जाए। ये अपने पे सूट नहीं हुआ ना। यूं मुलाकात किया नहीं करते रोज, मतलब यूं तो हम जल्दी से किसी से मुलाकात किया नहीं करते। तुम्हें तो हिंट मिलना चाहिए। छह नंबर बोला है, पहले समझे आप। अच्छा 6 नंबर सौंदर्यात्मक या कलात्मक, ये भी बोल के लिखा है जी। लो कह दिया मैंने, सौंदर्यात्मक या कलात्मक। अब बता, मुझे कह रही उल्टा मतलब निकालते हो। नहीं निकालता हूं रे कार्तिका, क्यों निकालूंगा मैं उल्टा मतलब, बता। अच्छा ये हमेशा और कह रही है, मतलब मेरी काता कुता कपास, मतलब पूरा पर पानी फेर दिया। कह रही है हमेशा उल्टा ही मतलब निकालते हो सर, क्या करें हैं। कार्तिक आप सही लिखूंगा मैं ना। ये तो छोरे ऐसे ही कर रहे हैं तो इनकी बातों पर ध्यान मत देना। हाँ लिखो, आगे लिखो रे, आगे लिखो। अरे बाबा इतनी क्यों नाराज हो रही है तू। और बोले सर पता होता तो मैं क्यों पूछती। अरे कोई बात नहीं, तो पूछ लिया तो मैं तो चाहता हूं तू पूछ। हैं? हाँ इतना क्या ना, ये ऑफलाइन वाली बेटी रहती है कुछ पूछती नहीं है। मैं तो चाहता हूं कुछ पूछे। ये छोरों से कहता हूं न मत पूछो, ये फिर भी पूछते हैं। पूछा करो ना, पूछो क्यों नहीं। छोरो पूछ ले बोले। लिखो लिखो आगे लिखो, क्या लिखा है, रोजनमैन और फ्रीडमैन। लिखो ये दोनों कार्डियोलॉजिस्ट थे, मतलब हृदय चिकित्सक थे। ये दोनों हृदय चिकित्सक से। ये दोनों हृदय चिकित्सक थे। ये दोनों हृदय चिकित्सक थे। हृदय चिकित्सक थे तो क्या करेंगे, हार्ट का ऑपरेशन करेंगे। हार्ट का ऑपरेशन करेंगे तो लोगों का हार्ट देखेंगे कि नहीं देखेंगे।
इसके आधार पर इन्होंने पूरे जीवन में हार्ट के ऑपरेशन किए और फिर अंत में इन्होंने कहा कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। कितने प्रकार के लोग होते हैं? 2 प्रकार के, ए टाइप और बी टाइप। इन्होंने कहा ए टाइप के लोग वो होते हैं जो बहुत क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? उच्च क्रियाशील होते हैं। अच्छा, उतावलापन पाया जाता है उनमें, शांत नहीं रहा जा सकता, धैर्य नहीं रखा जा सकता उनसे। सवाल, टॉपिक का नाम लिखो, पहले ही सवाल पूछ लो। उतावलापन पाया जाता है। देखो, उच्च क्रियाशील होंगे, उतावलापन। अच्छा, उनमें बीपी ज्यादा होगा, रक्तचाप ज्यादा होगा, उनमें हार्ट बीट ज्यादा होगी, तो फिर उनमें हृदय गति की संभावना भी, हृदयाघात की संभावना भी अधिक होगी, मतलब हार्ट अटैक की भी संभावना ज्यादा पाई जाएगी। उच्च क्रियाशील, उच्च। अच्छा, ये जो लोग होते हैं ना, ये निराशावादी प्रकार के लोग होते हैं। ये जो उच्च क्रियाशील वाले होंगे ना, इनके थोड़ा सा यदि मान लीजिए फेवर में डिसीजन नहीं हुआ तो फिर ये निराशावादी हो जाते हैं, इनको इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं होती है। इन्होंने कहा दूसरे प्रकार के होते हैं जो बी टाइप वाले, वो सामान्य बीपी वाले लोग होते हैं, सामान्य क्रियाशील होते हैं। कैसे होते हैं? सामान्य क्रियाशील। उनमें हृदय गति की संभावना, हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की संभावना कम रहती है, और वो आशावादी लोग होते हैं, धैर्यवान लोग होते हैं। पहले वाले जो लोग होते हैं ना, वो कपूर प्रकार के होते हैं, और दूसरे वाले कैसे होते हैं? कोयला प्रकार के लोग होते हैं। ए टाइप कैसे होते हैं? कपूर प्रकार के। और बी टाइप कैसे होते हैं? कोयला। अब मुझे ये बताओ, जो आपसे सवाल पूछा गया वो सवाल मैं पूछ रहा हूं, इन रोजनमैन और फ्रीडमैन के अनुसार सबसे अच्छा व्यक्तित्व कौन सा है? बी टाइप है। कौन सा है? बी टाइप को माना है, ए टाइप को नहीं माना। ये क्यों पढ़ते हैं हम लोग इस बात को? हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अभी तक हमने जितने भी व्यक्तित्व देखे हैं ना, जिनमें 2 या 3 प्रकार दिए, नंबर 1 पर उसको रखा है उन्होंने जो सर्वश्रेष्ठ गुणों वाला हो, और नंबर 2 पर हमेशा किसको रखा है? जो उससे कम गुणों वाला हो। इन्होंने उल्टा कर दिया है, 1 नंबर पर किसको रखा है और दूसरे नंबर पर सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व बताया। लिखो, क्या लिखा है? 2 प्रकार। ये दोनों हृदय चिकित्सक थे, इन्होंने 2 प्रकार का व्यक्तित्व बताया। इन्होंने 2 प्रकार का व्यक्तित्व बताया। ए टाइप, नंबर 1 लिखो, ए टाइप। ए टाइप में कोमा लगा के लिखते जाना। लिखो, उच्च क्रियाशील, उच्च, हाइपर होते हैं ये लोग, हाइपर एक्टिव होते हैं ना, उच्च क्रियाशील, और उच्च रक्तचाप। रक्तचाप मतलब बीपी, ब्लड प्रेशर। उच्च रक्तचाप और कौन होंगे? उतावलापन और निराशावादी। अति उत्तेजना, अति उत्तेजना, अति उत्तेजना। और फिर लिख लो बी टाइप। बी टाइप में कौन होंगे? लिख लो, सामान्य क्रियाशील, सामान्य रक्तचाप, सामान्य क्रियाशील, सामान्य रक्तचाप, और क्या होगा? धैर्यवान, आशावादी। धैर्यवान, आशावादी। हो गया? तो अब एक और क्या लिख लोगे? फिर नीचे लिख लो बी टाइप। इन्होंने बी टाइप को श्रेष्ठ व्यक्तित्व बताया। इन्होंने बी टाइप को श्रेष्ठ व्यक्तित्व बताया।
इन्होंने बी टाइप को श्रेष्ठ व्यक्तित्व बताया। अगला लिखो आइजेंग के अनुसार। आइजेंग के अनुसार अच्छा एक बात बताऊं क्या, ये जो आइजेंग है ना, इस आइजेंग ने क्या किया पता? आइजेंग ने क्या किया? व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया। लेकिन व्यक्तित्व का वर्गीकरण अब की बार इसने द्विध्रुवीय दिया है। पहला मनोवैज्ञानिक है जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण कैसे देता है? द्विध्रुवीय देता है, द्विध्रुवीय। और द्विध्रुवीय को हम लोग बोलते हैं बाइपोलर। क्या बोलते हैं? बाइपोलर, जिसके दो ध्रुव हो। बात समझ रहे हैं? बाइपोलर बोलते हैं द्विध्रुवीय को। जैसे आपने दो लैंग्वेज हो उसे बाइलैंग्वेज बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अच्छा, दो पक्ष हो जिसे हम बाइलेटरल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये चीजें बोलते हैं हम पीछे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैसे समझ? अच्छा लो, ये लो। इन्होंने कहा आईटी टीम वाले से कहो साइड चेंज करो। हमारा नहीं है क्या? हाँ, मैंने सोचा मुझे साइड चेंज करनी है। हाँ, द्विध्रुवीय या बाइपोलर। इसने क्या किया है? इसने द्विध्रुवीय बाइपोलर के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। और इसने कहा कि कोई व्यक्ति पूर्णतः अंतर्मुखी नहीं होता है, कोई व्यक्ति पूर्णतः बहिर्मुखी नहीं होता है। देखो, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी किसने बताया है? युंग या जुंग ने बताया। उस युंग या जुंग के बताए अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकारों को तो इसने एक ही जगह रख लिया है। इसने कहा एक व्यक्ति ऐसा होगा जिस व्यक्ति में अंतर्मुखी के भी गुण होंगे और उसमें बहिर्मुखी के भी गुण होंगे। उसमें अंतर्मुखी के भी होंगे और किसके होंगे? बहिर्मुखी के भी गुण होंगे। यह हो सकता है किसी व्यक्ति में अंतर्मुखी के गुण कम हो, बहिर्मुखी के ज्यादा हो, या फिर बहिर्मुखी के ज्यादा हो, अंतर्मुखी के कम हो। इसलिए पोलर जो यहां है, या अंतर्मुखी बेटा है या बहिर्मुखी बेटा है। जिसमें ज्यादा वजन होगा वो झुक जाएगा। एक ही जगह, एक ही ध्रुव पर, एक ही प्रकार में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी किसने दिया है? आइजेंग ने। पिछली बार सवाल पूछा था, क्या सवाल पूछा था? सवाल पूछा था अंतर्मुखता बहिर्मुखता, बीच में हाइपन का चिन्ह लगा हुआ था, और नहीं लगा हुआ था, एंड नहीं लगा हुआ था। हाइपन मतलब समझते हो? जो जोड़ता हो, स्लेश जो दोनों को जोड़ता हो। क्या? योजक चिन्ह। हाँ, योजक चिन्ह जानते हैं ना आप लोग, मतलब हिंदी पढ़ी है आपने। लेकिन ध्यान रखो, इस चिन्ह का प्रयोग वहां नहीं समझ पाते हैं आप। वहां आप जल्दीबाजी में उसको एंड समझते हैं। वहां लिखा अंतर्मुखता एवं बहिर्मुखता, फिर दोनों को इन्वर्टेड कोमास में बंद किया, ऐसे अलग से नहीं किया, ऐसे किया। समझ रहे हो? अगले ने पूरे संकेत दे दिए जितने देने थे, अब फिर भी कहा नहीं समझो तो मत समझो तुम। वे अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का प्रकार किसने बताया? फिर ऑप्शन ए में था युंग, ऑप्शन बी में था आइजेंग। 90% युंग या जुंग करके आए, क्योंकि अंतर्मुखी का नाम लेते ही कौन आया उनके दिमाग में? युंग या जुंग ने जो बताया था ना, उसको एक ही जगह, एक ही प्रकार के रूप में किसने मान लिया था? आइजेंग ने मान लिया था। फिर दूसरा पोलर माना इसने इसको बताया स्नायु विकृति। क्या होता है? स्नायु विकृति। और यहां पर बताया स्थिरता। क्या बताया? स्थिरता। यहां पर इसने बताया मनोविकृति, मनोविकृति। और यहां पर बताया इसने सुपर ईगो की क्रियाएं, सुपर ईगो की क्रियाएं, सुपर ईगो की क्रियाएं। बात समझ पा रहे हैं क्या? इसने कहा कि
कुछ व्यक्तित्व तो ऐसे होते हैं जिनमें अंतर्मुखता और बहिर्मुखता पाई जाती है। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनमें स्नायु विकृति, स्नायु विकृति का मतलब होता है न्यूरोटिक्स, न्यूरोटिक्स मतलब तंत्रिका तंत्र में समस्या पाई जाती है। स्नायु विकृति, तंत्रिका तंत्र में समस्या वाले व्यक्ति एक जगह शांति से नहीं बैठ सकते हैं, एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं, जिनके तंत्रिका तंत्र में दिक्कत होती है, स्नायु विकृति पाई जाती है उनमें, वो एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं, किसी एक बात पर, किसी एक कार्य पर नहीं चल सकते हैं। उनको यदि कोई एक काम करना है, जैसे वो इस प्रकार के व्यक्ति पढ़ेंगे भी नहीं रूम पर बैठकर, तो वो 2-4 लाइन 5-4 लाइन 1-2 पेज तो पढ़ लेंगे, वो एक सब्जेक्ट का, फिर दूसरे सब्जेक्ट को उठाएंगे, फिर तीसरे सब्जेक्ट को उठाएंगे, फिर चौथे सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्टों को उठाते रहेंगे। एक ही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे ना तो एक सब्जेक्ट में कभी व्यक्तित्व पढ़ लेंगे, कभी भाग्य बुद्धि का एक सिद्धांत पढ़ लेंगे, कभी बीच में जाके अधिगम पढ़ लेंगे। ये किस प्रकार के होते हैं? स्नायु विकृति के होते हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि स्नायु विकृति में जो सही होते हैं ना वो स्थिरता की ओर बढ़ते जाते हैं। फिर एक बताया इन्होंने मनोविकृति। ये मनोविकृति वास्तव में मनोविक्षिप्त नहीं है, पागल नहीं है, पागल को मनोविक्षिप्त बोलते हैं। मनोविकृति में ये मान सकते हैं कि मनोविकृति में मनोविक्षिप्त के गुण अधिक पाए जाते हैं, लेकिन पागल नहीं होता है, थोड़ा सा स्क्रू ढीला होता है, हल्का सा, उतना नहीं होता है जितना मनोविक्षिप्त का होता है। और फिर वो सुपर ईगोई क्रियाएं करते हैं। जो सुपर ईगोई क्रिया मैं आगे बताऊंगा सुपर ईगो क्या होता है। वो सुपर ईगोई क्रिया करने वालों को हम लोग वैसे ही ढिलाई समझते हैं उसको, तो वो मनोविकृति वाली बात आ जाती है। ध्यान रहेगा, लिखो। आइजेंक लिखा है, लिखो। इन्होंने द्विध्रुवीय आधार पर द्विध्रुवीय आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। व्यक्तित्व के 3, ये तीनों लिख लो। नंबर 1 में अंतर्मुखता, योजक चिन्ह लगा के लिख लेना, बहिर्मुखता। अंतर्मुखता, बहिर्मुखता। नंबर 2 लगा के क्या लिखोगे? स्नायु विकृति, स्थिरता। स्नायु विकृति, स्थिरता। स्नायु विकृति, स्थिरता। और नंबर 3 लगाए क्या लिख लोगे? मनोविकृति और सुपर ईगोई क्रियाएं। मनोविकृति और सुपर ईगो की क्रियाएं। हो गया? अगला लिखो। किसके अनुसार? कोस्टा एवं मैक्रे। कोस्टा एवं मैक्रे। कोस्टा एवं मैक्रे लिख लिया? लिखो। इन्होंने व्यक्तित्व का बिग 5 मॉडल दिया है। इन्होंने हो गया? इन्होंने व्यक्तित्व का बिग 5 मॉडल दिया है। व्यक्तित्व का कौन सा मॉडल दिया है? बिग 5 मॉडल दिया है। और व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताएं?
5 लिखो। अंतःकरण की शुद्धता, अंतःकरण की शुद्धता, मनस्ताप, अनुभवों का खुलापन, सहमति जन्यता, नंबर 5 क्या बताइए? नंबर 5 क्या बताइए? बहिर्मुखता। बहिर्मुक्त, ये लिख लो। बिग 5 मॉडल किसने दिया है? कोस्टा और मैक्रे ने। अभी तक तो यही सवाल पूछा गया है केवल, बिग 5 मॉडल का संबंध किससे है? तो पहले ध्यान रखना व्यक्तित्व से, फिर दिया किसने? कोस्टा और मैक्रे ने दिया है। और व्यक्तित्व का एक प्रकार सिद्धांत है, और प्रकार सिद्धांत में व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए गए? 5 प्रकार बताए गए। हो गया? अगला लिखो। पूरे हो गए? अगला और लिखो एक, सिगमंड फ्राइड के अनुसार, सिगमंड फ्राइड के अनुसार कितने प्रकार बताए इन्होंने? 3 बताए हैं। कितने बताए? 3 बताए हैं। कौन कौन से हैं 3? बताओ देखे। अरे डरते क्यों हो तुम? इड, ईगो और सुपर ईगो, 3 बताएं, लिख लो। लिखो नंबर 1 इड। इड ऐसे ही लिखा जाता है ना, ईगो और शॉर्ट में लिख दूं सुपर ईगो। ये लो, इड, ईगो और सुपर ईगो। ये इड मतलब आईडी नहीं है। हाँ, इड को हिंदी में क्या बोलते हैं? इदम। ईगो को क्या बोलते हैं? अहम। और सुपर ईगो क्या बोलते हैं? परम अहम। हो गया? फिर लिखो थोंडाइक के अनुसार, थोंडाइक के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 सूक्ष्म विचारक, नंबर 2 प्रत्यक्ष विचारक, और नंबर 3 स्थूल विचारक। माइक्रो थिंकर, डायरेक्ट थिंकर, मैक्रो थिंकर। ऐसे लोग जो बहुत छोटी छोटी सोच के होते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखते हैं, सूक्ष्म विचारक होते हैं। ऐसे लोग जो डायरेक्ट सीधा मुंह पर ही कहते हैं,
सीधी सोचते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, और ऐसे लोग जो बड़ी सोच के होते हैं वो कैसे होते हैं? स्थूल विचारक होते हैं? तो सोचते ही नहीं, वो भाव शून्यता में आ जाते हैं ना, फिर विरक्त प्रकार में। वो तो फिर प्लेगमेटिक में रख देंगे ना उनको हम। फिर लिखो, आधुनिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है। आधुनिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है। विचारशील, कर्मशील और मैन ऑफ फीलिंग, मैन ऑफ एक्शन, और एक कौन सा होगा? भावशील। भावशील ही तो विचारशील होता है ना, ये अलग होता है? नहीं, फीलिंग अलग होती है, आइडियाज अलग होते हैं, अलग है। मैन ऑफ फीलिंग, मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ आइडियाज, कुछ भी हो यही होते हैं 3 प्रकार। हो गया ना? अगला और लिखो। अगला और लिखो भाई। विजेश बाजिया के अनुसार लिखो। विजेश बाजिया के अनुसार ये राजस्थान के जाने माने इतिहास विशेषज्ञ हैं। इन्होंने मनोविज्ञान में भी अपना भाग्य आजमाया है। इनके अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, कपूर प्रकार का व्यक्तित्व है। नंबर 2, कोयला प्रकार का व्यक्तित्व है। नंबर 3, हरी घास प्रकार का व्यक्तित्व है। ये भारतीय और उनमें से भी राजस्थानी होने के कारण अंग्रेजी वर्जन नहीं कर पाए हैं, केवल हिंदी वर्जन है, इसलिए इसका अंग्रेजी वर्जन उपलब्ध नहीं है। आंकड़े पर्याप्त है। हो गया? कपूर अति उत्तेजना हो गया। ये कपूर अति उत्तेजना ए टाइप बताया था ना रोजनमैन ने, वो ये बी टाइप है। किसके अनुसार? फ्रीडमैन के अनुसार। और इसके तो कोई टाइप का पता ही नहीं है। बस ये थे व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत। 5-7 लोगों के अनुसार पढ़ा है हमने। कितने हो गए? 12-13 ही हुए है ना। चलो और बढ़ाते हैं। 15 हो गए क्या? बस फिर हो गए। हाँ, इड, ईगो और सुपर ईगो। बस इड, ईगो और सुपर ईगो। अब क्या बताऊं उसमें? अरे अभी बताऊंगा उसको। अभी मैंने सिद्धांत नहीं बताया, मैंने प्रकार बताए हैं। सिद्धांत आएगा ना तो इड, ईगो और सुपर ईगो को पूरा खोल के रख दूंगा सामने कि क्या होता है इड, क्या होता है ईगो और क्या होता है सुपर ईगो। अभी तक हमने केवल इड, ईगो और सुपर ईगो नाम सुना है, इसके बारे में कुछ नहीं जानते हम।
अभी जानेंगे इसके बारे में। लेकिन ट्रकों के पीछे क्या लिखा होता है? समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता है। लिखो। अब जो लोग उस दिन क्लास में नहीं थे ना, उनको इनका भी पता नहीं है कपूर, कोयला और हरी घास क्या है। पड़ोसियों से पूछ लेना। अगला लिखो, व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत। व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत। ट्रेट थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। ट्रेट थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। अब तक हम व्यक्तित्व का वर्गीकरण किन्हीं अन्य आधार पर कर रहे थे, अब हम करेंगे शील गुण के आधार पर। अभी व्यक्तित्व का वर्गीकरण ही चल रहा है। अब तक हमने शारीरिक संरचना, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान किसी भी तरीके से अलग अलग लिए, और अब क्या चल रहा है? शील गुण सिद्धांत। शील गुणों के आधार पर। शील गुण को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेट। कोई व्यक्ति मुझे यह बताएगा शील गुण क्या होता है? फेंकेगा कोई? कोई फेंकना पसंद करेगा? शील गुण किसे कहते हैं? सकारात्मक व्यवहार, जिसे बोलते हैं शील गुण। वेरी गुड। और हाँ, कुछ कुछ बातें आ रही है सामने, और बताओ देखें। किशन, किसी के साथ को वो ट्रीट, वो उपचार होता है ना। हाँ, आचरण हम कह सकते हैं, लेकिन मैं उस शील गुण की बात कर रहा हूं। आप जा सही रहे हैं? अलग अलग परिस्थिति में उपजा उत्पन्न व्यवहार। अच्छा, आदत जानते हैं क्या आप? आदत क्या होती है? क्या होता है? हैबिट। एक क्रिया को बार बार करना क्या कहलाता है? आदत कहलाता है। कई बार हम कहते नहीं यार ये उसकी आदत है, मतलब एक क्रिया का उसने इतनी बार अभ्यास किया होगा कि वो स्वभाव में आ गई होगी। आदत। अच्छा, एक व्यक्ति एक आदत को इतनी बार दोहराता है कि वो उसके स्थायी व्यवहार में आ जाती है, उसे बोलते हैं शील गुण। बात समझ पा रहे ना? आदत से भी कहीं आगे बढ़कर क्या होता है? शील गुण होता है। व्यक्ति का ऐसा कोई भी गुण, ऐसा कोई भी व्यवहार जो इतनी बार दोहराया गया हो कि वो परमानेंट हो गया हो, वो क्या हो गया हो? व्यक्ति का ऐसा व्यवहार, ऐसा गुण जिसमें दो लक्षण पाए जाते हैं। एक लक्षण पाया जाता है संगति, और एक पर लक्षण पाया जाता है स्थिरता। जिस गुण में, जिस आदत में यदि ये दो लक्षण पाए जाए, वो आदत क्या बन जाती है? शील गुण बन जाती है। संगति का मतलब क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति के बारे में यदि हम कहें कि वो व्यक्ति ईमानदार है, वो व्यक्ति ईमानदारी दिखा रहा है। संगति का मतलब है हर परिस्थिति में दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि अपने ऑफिस में बैठा है तो ईमानदारी दिखा रहा है, घर आ रहा है तो बेईमानी शुरू कर रहा है। हर कार्य में ईमानदारी से प्रेरित होकर ही वह कार्य करेगा, चाहे कोई सा भी कार्य कर ले। यदि वो पढ़ रहा है ना तो भी ईमानदारी दिखाएगा, मतलब ढोंग नहीं रचेगा। यदि वो पढ़ रहा है तो भी ईमानदारी दिखाएगा। यदि वो कोई कार्य कर रहा है तो भी ईमानदारी दिखाएगा। कोई भी कार्य कर रहा है ना अपने जीवन में, तो उसमें वो उस गुण का प्रकट उस गुण के आधार पर ही करेगा, उस कार्य को उस गुण के आधार पर ही करेगा। वो पाई जाती है उसकी संगति। बात समझ रहे हैं ना? और यदि इसी गुण में संगति के साथ क्या आ जाए? स्थिरता आ जाए। स्थिरता का मतलब यह नहीं कि ईमानदारी दिखाई, 1 महीने तक दिखाई और उसके बाद बेईमानी शुरू। वो हमेशा के लिए क्या हो जाना चाहिए? स्थायी हो जाना चाहिए। यदि महीने 2 महीने के लिए यदि वो ईमानदारी दिखा रहा है तो कई बार हम अक्सर कह देते हैं ये उसकी आदत है। क्या कह देते हैं? आदत। आदत को बदला जा सकता है, आदत अर्जित होती है। आदत को बदला जा सकता है, आदत अर्जित होती है, लेकिन ये अर्जित होने के बावजूद भी क्या होता है? स्थायी होता है।
इसमें परिवर्तन संभव कम होता है। होता है, ऐसी बात नहीं इसमें शोधन नहीं होता है, इसमें शोधन होता है, विकास होता है, इसमें परिवर्तन होता है, लेकिन बहुत कम होता है। इसका मतलब व्यक्तित्व का ऐसा गुण जो उसमें परमानेंट होता है, वो गुण क्या कहलाता है? शील गुण कहलाता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस शील गुण यदि मैं आप में 5-4 शील गुणों की बात करूं तो 5-7-10 शील गुण ऐसे होते हैं जिनके आधार पर आपके व्यक्तित्व को जाना जाता है। आपका व्यक्तित्व उन शील गुणों पर टिका होता है। इसलिए इन शील गुणों के आधार पर ही हम लोग किसी के व्यक्तित्व की कल्पना कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए इसे व्यक्तित्व का आईना बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? शील गुणों को व्यक्तित्व का क्या बोलते हैं? किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी किसके माध्यम से जानी जाती है? शील गुणों के माध्यम से जानी जाती है। ध्यान रखिएगा। कितने होते हैं शील गुण? कितने शील गुण होते हैं? अच्छा, इन शील गुणों पर जो जिसने सर्वाधिक अध्ययन किया ना, उस व्यक्ति का नाम क्या है? आलपोर्ट। किसने किया है? आलपोर्ट। सर्वाधिक अध्ययन किया और सबसे पहले इसने बताया कि शील गुण कितने होते हैं? कितने होते हैं? 16। वेरी गुड। और फेंको देखें। 21। हाँ फेंकते जाओ ऑप्शन, जितनी देर गिनती जानते हो आप, 1 से लेकर। संलग्न रहा करो क्लास में। क्लास में संलग्न का मतलब इनकी तरह तुम भी हाउ उलट करती रहा करो, नहीं तो नींद आती है। उल्टे सीधे कुछ ना कुछ बोलती रहा करो, एक्टिव रहा करो, नहीं तो नींद आ जाएगी। 8, 4, 2, 200। वेरी गुड। 8 17,953 होते हैं। कितने होते हैं? 17,953। लगभग कितने होते हैं? 18,000। व्यक्तियों में कितने शील गुण है? इस दुनिया में कितने शील गुण है? 18,000 शील गुण है। किसने बताए हैं? मैं नहीं बता रहा हूं, आलपोर्ट ने बताया। अब आप कहोगे नहीं होते हैं, तो आप बताओ। यह है, इसे कहते हैं जेली रोपणा। इसे क्या कहते हैं? जेली रोपणा। समझते हो? एक किसान होता है ना, किसान सामान्यतः एक विशेष जाति जाट के लिए कहा जाता है कि वो क्या करता है कि जिद्दी प्रवृत्ति का होता है। कैसी प्रवृत्ति का होता है? जिद्दी प्रवृत्ति का। ऐसा कहा जाता है। क्या होता है? जिद्दी प्रवृत्ति। हालांकि मैं जिद्दी नहीं हूं, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं जिद्दी नहीं हूं, फिर भी कहा जाता है कि वो जिद्दी होता है। अच्छा, उसको यदि इतना तक पूछ लिया जाए ना कि इस धरती का केंद्र बिंदु कौन सा है, तो उसने अपनी जेली वहां पर लगा दी और बोले ये है धरती का केंद्र बिंदु। बोले नहीं है। तुझे कैसे पता? बोले हाँ पता है मुझे, नाप ले। बोले धरती का केंद्र बिंदु है। तो आलपोर्ट को हमने पूछा, बोले तुझे कैसे पता है? बोले पता है मुझे, मैंने एक एक का विश्लेषण किया है। तो क्या हो, आलपोर्ट के अनुसार कितने हो गए? 17,953 शील गुण। फिर आलपोर्ट ने इन शील गुणों को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? तो शील गुणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इनको कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। लाओ दे दो मुझे, लिखो, तुम लिखो। क्या लिखा है? शील गुण सिद्धांत। लिखो, व्यक्तित्व का वह गुण मजा नहीं है यार, ना ना, थोड़ा उच्च स्तर का होना चाहिए। बिल्कुल ना मिस्टर का, क्या चैटिंग कर ली, क्या मम्मी से चैटिंग कर ली, क्या है? हैं? छोटे छोटे बच्चों वाली बातें हैं, बच्चे थोड़ी हम। ऐसा लिखे जो शील गुणों को हिला दे, जो केवल आदत को हिला दे, वो नहीं। लिखो, क्या लिखा आपने? व्यक्तित्व का वह गुण जो लगभग स्थायी हो एवं हर परिस्थिति में प्रदर्शित किया जाए, एवं हर परिस्थिति में प्रदर्शित किया जाए। अर्थात जिसमें संगति एवं स्थिरता का गुण पाया जाए,
अर्थात जिसमें संगति एवं स्थिरता का गुण पाया जाए, संगति एवं स्थिरता का गुण पाया जाए। संगति एवं स्थिरता का गुण पाया जाए, शील गुण कहलाते हैं, शील गुण कहलाते हैं। शील गुण कहलाते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखो आलपोर्ट ने दो प्रकार के शील गुणों का, आलपोर्ट ने दो प्रकार के शील गुण बताए, ऐसे लिख लो, दो प्रकार के शील गुण बताए। नंबर 1 लगा के लिखो, नंबर 1 लगा के लिखो, लिखो सामान्य शील गुण। सामान्य शील गुण, कॉमन ट्रेट। सामान्य शील। लिखो ऐसे शील गुण, ऐसे शील गुण जो किसी समाज, ऐसे शील गुण जो किसी समाज या संस्कृति के, ऐसे शील गुण जो किसी समाज या संस्कृति के अधिकांश व्यक्तियों में पाए जाते हैं, अधिकांश व्यक्तियों में पाए जाते हैं। जैसे जैसे परोपकारिता, परोपकारिता, दया, सामाजिकता आदि। नंबर 2 लिखो व्यक्तिगत शील गुण। कैसे लिखेंगे? इंडिविजुअल, VI ऐसे। ये थोड़ी सी मुझे ओप नहीं रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ओप गई। लिखो इंडिविजुअल ट्रेट, इंडिविजुअल ट्रेट। लिखो ऐसे शील गुण जो समाज के अधिकांश लोगों में नहीं पाए जाकर, जो समाज के अधिकांश लोगों में नहीं पाए जाकर व्यक्ति विशेष में पाए जाते हैं। हैं?
INVID। अब सही है? अब हो रही है? मुझे अटपटा तो लगा था। क्या लिखा है? ऐसे शील गुण जो समाज के अधिकांश लोगों में नहीं पाए जाकर व्यक्ति विशेष में पाए जाते हैं। व्यक्ति विशेष में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। समझे नहीं क्या कुछ भी? समझाऊं मैं ना? मैं समझाऊं। देखो, आलपोर्ट कहता है कि दो प्रकार के शील गुण हैं। एक तो ऐसे शील गुण हैं जो आप किसी कल्चर, किसी समाज में जाओगे तो उसके अधिकांश लोगों में वो मिल जाएंगे आपको। जैसे आपने कभी सुना है क्या, मारवाड़ के लोग सामाजिक होते हैं, मारवाड़ के लोग दयालु होते हैं, मारवाड़ के लोग उदारवादी होते हैं? आपने कभी सुना है क्या? हमने सुना है। हम मारवाड़ के नहीं है इसलिए सुन लिया हमने सुन लिया। मारवाड़ के लोग दयालु, उदारवादी, सहनशील, मृदुभाषी। कैसे होते हैं? मृदुभाषी। अरे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अभी खंडन कर दूंगा मैं, घबराओ मत बाकी वाले। तो ये लोग इस प्रकार के होते हैं, ऐसा हमने सुना है। अब यदि कोई व्यक्ति इस मारवाड़ के लोगों का, मारवाड़ का जो समाज या संस्कृति है, उस कल्चर में लोगों के गुणों का, शील गुणों का मापन करने निकलेगा, तो उसके अधिकांश लोगों में, लगभग 90% लोगों में आपको दयालु, सामाजिकता और परोपकारिता के गुण पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? बताओ, वो यहां के सामान्य शील गुण एक नहीं है, हर व्यक्ति में पाए जा रहे हैं। लगभग व्यक्तियों में शील गुण। कुछ व्यक्ति तो देखो अपवाद होते हैं, वो अलग कहानी होती है, वो किसी भी जगह रहे, लेकिन मेरा कहने का मतलब समझ गए ना आप? ऐसा सुना है भाई हमने, तो होता तो है। आपने नहीं सुना क्या? ऐसा होता था, हमने सुना तो है। मारवाड़ के लोग दयालु होते हैं। अच्छा, मारवाड़ के लोग कंजूस होते हैं, ये सही सुना है ना? मारवाड़ के लोग बड़े व्यवस्थित होते हैं। मैनेजमेंट दुनिया में सबसे अच्छा मारवाड़ के लोगों का होता है। मैनेजमेंट सबसे अच्छा। कहां से सीखा उन्होंने? अपने पूर्वजों से सीखा है। क्योंकि 2 मण बाजरा होता था, पूरी साल निकालनी होती थी। अब वो कैसे मैनेज करेंगे, वो उन पर डिपेंड होता है। इसलिए मैनेजमेंट यदि कहीं से सीखना हो ना, तो मारवाड़ी से। दुनिया में मैनेजमेंट मारवाड़ियों का ही प्रसिद्ध है। कोलकाता और बॉम्बे में आज भारत में सबसे बड़े सेठ मारवाड़ी ही है। और वो क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि उनका मैनेजमेंट अच्छा है। उनका क्या अच्छा है? मैनेजमेंट। लेकिन कंजूस तो होते हैं, स्वार्थी तो होते हैं। हाँ, वो मृदुभाषी तो होते हैं। आप यदि शेखावाटी क्षेत्र में जाओगे ना, मारवाड़ी क्षेत्र में आओगे ना, और मारवाड़ी क्षेत्र में आकर कहोगे कि यार मेरे पास है ना, मेरे पास 2 रुपए कम हो रहे हैं। कितने रुपए कम हो रहे हैं? 2 रुपए। आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो ना। वो कहेंगे हाँ सा, 2 रुपया तो कौन सा ना सा। ये मृदुभाषी था। लेकिन साथ में क्या दिखाया? व्यवहार दिखाया कि नहीं दिखाया? और यदि आप शेखावाटी में जाओगे ना, और किसी से जाकर कहोगे ना मेरे पास 2 रुपए कम पड़ रहे हैं, वो आपको 2-4 गालियां तो देगा। वो कहेगा भूखे घर का भाग जाता है यहाँ, तेरी माँ ले पकड़। वो 10 दे देगा 2 की जगह। हाँ, दे देगा। देखो, दोनों गुणों में फर्क हुआ है। मृदुभाषी नहीं है, डायरेक्ट भाषी है, लेकिन सहयोग कर देगा। इतना कंजूस, क्योंकि इतने मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है उसके पास इतना मैनेजमेंट नहीं होता है। थोड़ा सा मितव्ययी होता, वो सॉरी अपव्ययी होता है। क्या होता है? आपने देखा होगा मारवाड़ क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र में प्रत्येक जगह लगभग घर में ये दिखावापन ज्यादा चलता है। हमारे यहाँ दिखावापन बहुत है। बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, शानदार होनी चाहिए, घर में लोन वोन लगा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए,
ये सारी चीज, दिखावा बहुत अच्छा होता है हमारे यहाँ। मारवाड़ क्षेत्र में दिखावा नहीं होगा, 1 BHK में काम चला रहे होंगे, टूटा फूटा घर होगा लेकिन करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, और उधर करोड़ों रुपए का कर्जा मिल जाएगा, लेकिन दिखावा अच्छा होगा। ये वो चारवाक दर्शन के अनुसार चलते हैं। चारवाक दर्शन कहते हैं ना कि आगे कुछ भी नहीं है, खाओ पियो ऐश करो, यदि जरूरत पड़े तो लोन लेके भी घी खाओ, लेकिन घी खाओ। ये चारवाक दर्शन कहता है। बात समझ पा रहे ना? मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे शील गुण जो किसी समाज या संस्कृति के विशेष अधिकांश लोगों में पाए जाते हैं, वो शील गुण कैसे होते हैं? सामान्य शील गुण। बात समझ पा रहे हो? ऐसे शील गुण जो समाज के विशेष सभी व्यक्तियों में नहीं पाए जाते हैं, कुछ ही व्यक्तियों में पाए जाते हैं, जो उस समाज में और कहीं नहीं मिलते हैं, उन्हीं व्यक्तियों में मिलते हैं। वो उसके व्यक्ति के खुद के इंडिविजुअल ट्रेट होते हैं। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत शील गुण होते हैं। समझ पा रहे? जैसे आपने देखा होगा कई गांव में अपना बड़ा बड़ा परिवार होता है ना, परिवार के मामले में तो आपको बताइए हम कैसे हैं? बहुत बड़ा बड़ा 100-100 लोगों का, 200-200 लोगों का, 300-300 लोगों का। हाँ, हमने जीवन में उत्पादन खूब किया है, लेकिन किया सिर्फ लोगों का है। देखिए, वो जो बड़ा परिवार होता है ना, उस बड़े परिवार में लगभग मॉडल एक जैसे होते हैं कि नहीं होते हैं? सारे मॉडल एक जैसे होते हैं। अब आप सोच के देखो, उनके शील गुण भी तो सामान्य पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? ऐसे ऐसे परिवार देखे हमने, जो परिवार अग्रेसिव होता है ना, उसमें सभी लोग अग्रेसिव होते हैं, सब अलग, सबके सामान्य शील गुणों से उस परिवार को पहचाना जा सकता है कि वो परिवार कैसा है। हर व्यक्ति के गुण आपको लगभग मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति या दो व्यक्ति कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें एक दो विशेष प्रकार का शील गुण आ जाता है। गांव वाले कहते हैं, यार तेरे बाप दादा तेरे परिवार में तो ऐसा कोई नहीं है यार, तू कहां से आ गया? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वो उसका क्या, कौन सा शील गुण है? व्यक्तिगत, जो समाज या संस्कृति के अधिकांश लोगों में नहीं पाया जाकर उस व्यक्ति विशेष में ही पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? व्यक्तिगत शील गुण कहलाता है। बात समझ पा रहे हैं क्या? आलपोर्ट ने व्यक्तिगत शील गुण को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। इसने कहा ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है सामान्य शील गुण, ये तो सीखा जा सकता है देखकर, उसमें रहते हैं उस हिसाब से हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? व्यक्तिगत शील गुण। और महत्वपूर्ण मानते हुए इसे व्यक्तिगत प्रवृत्ति का नाम दिया है। किसका नाम दिया है? व्यक्तिगत प्रवृत्ति का नाम दिया है। ध्यान रह जाएगा, लिखो लिखो नेक्स्ट लाइन में, आलपोर्ट ने व्यक्तिगत शील गुण को महत्वपूर्ण मानते हुए, आलपोर्ट ने व्यक्तिगत शील गुण को महत्वपूर्ण मानते हुए इसे महत्वपूर्ण मानते हुए इसे व्यक्तिगत प्रवृत्ति इसे व्यक्तिगत प्रवृत्ति की संज्ञा दी है, की संज्ञा दी है। की संज्ञा दी है एवं इसे पुनः 3 भागों में बांटा है। एवं इसे पुनः 3 भागों में बांटा है। पुनः 3 भागों में बांटा है। वापस 1 नंबर लिखो, प्रधान शील गुण। कार्डिनल ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट सजा लिया। अच्छा, हम किसको महत्वपूर्ण मान रहे हैं?
व्यक्तिगत को, इंडिविजुअल को मान रहे हैं ना। इंडिविजुअल में नंबर 1 क्या होता है? प्रधानशील है तो व्यक्ति विशेष में। अच्छा मुझे बताओ, ये व्यक्तिगत शील गुण है, इनका संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है ना? क्या कोई लेना देना है क्या? ये किसी भी संस्कृति में, किसी भी व्यक्ति में कहीं भी पाए जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? इनमें से प्रधानशील गुण वह होता है जो मुख्य होता है, प्राइमरी होता है। लेकिन ये प्रधानशील गुण सब में पाया जाए ये जरूरी नहीं है, सब व्यक्तियों में नहीं होता है। वैसे भी व्यक्तिगत शील गुण भी तो सब व्यक्तियों में नहीं होता है, लेकिन होता भी होगा तो व्यक्तिगत शील गुण में भी ये प्रधानशील गुण सब में नहीं होता है। और जिसमें बाई चांस होता है ना, तो वो इतना प्रमुख होता है कि या तो एक हो ज्यादा से ज्यादा या दो। तो 17,953 गुण है ना, उनमें से एक व्यक्ति में प्रधानशील गुण कितने बन सकते हैं? या तो एक बन सकता है पूरे जीवन में, या दो बन सकते हैं। लेकिन इन शील गुणों के आधार पर वो व्यक्ति बहुचर्चित होता है। वो अपने जीवन का कोई भी काम करता है ना, कोई भी काम वो उस गुण को आधार मानकर ही करता है। कोई भी काम करेगा तो केवल उसी गुण से प्रेरित होकर करेगा, और इसके लिए वो बहुचर्चित और विश्व चर्चित होता है। जैसे महात्मा गांधी में सत्य और अहिंसा का शील गुण याद आया कुछ आपको? सत्य और अहिंसा क्या गुजरात के सभी लोगों में है क्या? महात्मा गांधी व्यक्ति विशेष में एक नहीं है। महात्मा गांधी में सत्य और अहिंसा का शील गुण इतना कूट कूट कर भर दिया गया कि उन्होंने अपने जीवन में कोई भी कदम उठाया ना, तो किसको आधार मानकर? सत्य और अहिंसा। किसने प्रेरित किया उनको? सत्य और अहिंसा में। जैसे नेपोलियन और हिटलर में आक्रामकता का शील गुण, बताओ दुनिया में प्रसिद्धि दिलाई कि नहीं दिलाई उन्होंने? जैसे मोदी में नेतृत्व का शील गुण, दुनिया में प्रसिद्धि दिलाई कि नहीं दिलाई इन गुणों ने? बात समझ पा रहे हैं ना आप? ऐसा शील गुण जो व्यक्ति में बहुत मुख्य होता है और इसके आधार पर वो व्यक्ति बहुचर्चित होता है, वो शील गुण क्या कहलाता है? कार्डिनल या प्रधान शील गुण कहलाता है। लिखो, लिखो, ये एक व्यक्ति में एक या दो हो सकते हैं। ये एक व्यक्ति में एक या दो हो सकते हैं। एक या दो हो सकते हैं। एक व्यक्ति में एक या दो हो सकते हैं, लेकिन इनके आधार पर व्यक्ति बहुचर्चित होता है। व्यक्ति बहुचर्चित होता है। बहुचर्चित होता है। जैसे गांधी जी में सत्य एवं अहिंसा का शील गुण, हो गया ना? गांधी जी में सत्य एवं अहिंसा का शील गुण। अशोक गहलोत में जादूगरी का शील गुण। नंबर 2 कौन सा होता है? नंबर 2 होता है, एक हो गया कार्डिनल, हाँ यार मैं तो भूल गया, केंद्रीय शील गुण। लिखो, केंद्रीय शील गुण। केंद्रीय शील गुण। सेंट्रल ट्रेट, केंद्रीय शील गुण। सेंट्रल ट्रेट। लिखो, ये एक व्यक्ति में 5 से 10 हो सकते हैं। एक व्यक्ति में 5 से 10 होते हैं, हो सकते हैं। इसी के आधार पर उसका व्यक्तित्व जाना जाता है। इसी के आधार पर उसका व्यक्तित्व जाना जाता है। उसका व्यक्तित्व जाना जाता है। इन्हें ही व्यक्तित्व का आईना कहते हैं। इन्हें ही व्यक्तित्व का आईना कहते हैं।
अच्छा, ये हर व्यक्ति में होते हैं भाई? ये हर व्यक्ति में कितने हो सकते हैं? 5 से 10 शील गुण होते हैं। यही उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को ट्रीट करते हैं। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व सामान्यतः इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि प्रधान तो किसी किसी में होता है, सब में नहीं होता है। ये लगभग सब में होते हैं, सब में ही होते हैं ये 5-10। इसी के आधार पर उसका व्यक्तित्व है, जिसका पर्सनैलिटी होती है। और जो संवेगात्मक रूप से अस्थिर होता है, जिसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती है, उसमें ये नहीं होते हैं। मुझे एक बात बताओ, आप यहां तो नहीं जानते किसी को, लेकिन अपने गांव में अपने रिश्तेदारों को अच्छी तरह से जानते होंगे, आपके गांव वाले लोगों को, आसपास के लोगों को जानते होंगे। किसी भी व्यक्ति के, यदि मैं यहां बैठा बैठा उनके किसी के 5 या 10, 5-7 शील गुण बताऊं ना, या फिर आपको पूछूं कि उस व्यक्ति के 5-10 गुण बताओ, तो आप उस व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को समेट लेंगे उन 5-10 गुणों में, कि वो किस प्रकार का है। थोड़ा उसे क्रोधी है, गुस्सा आता है, बात बात पे वो तनक जाता है, लेकिन विश्वासी है, बात का पक्का है, थोड़ा बेवड़ा है? हाँ, समझते हैं कि नहीं समझते हैं? अच्छा, वो काम करने में कैसा है, वो काम कुछ ईमानदार है, बेईमान है, परोपकारी है, विश्वासघाती है, ऐसे कुछ 5-7 गुण एक व्यक्ति के निश्चित होते हैं, जिनके आधार पर आप उसे अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। उसको जाना ही उसके नाम से ही जाता है। और गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका 1 या 2 गुण इतना बेहतरीन होता है कि वो पूरे गांव में उस गुण के लिए जाने जाते हैं। जब भी ईमानदारी की बात आती है तो बोले यार उस व्यक्ति को लाओ, वो ईमानदार है। इसका मतलब वो उसके लिए, उस गांव के लिए क्या बन गया है? प्रधान शील गुण बन गया है। और जैसे 5-10 शील गुण होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? केंद्रीय शील गुण बन जाते हैं। फिर तीसरा लिखो, गौण शील गुण, सेकेंडरी ट्रेट। गौण शील गुण, गौण शील गुण। देखो, ये एक व्यक्ति में अनेक हो सकते हैं, ये एक व्यक्ति में अनेक हो सकते हैं, जो समय और परिस्थिति के अनुसार प्रदर्शित होते रहते हैं, जो समय एवं परिस्थिति के अनुसार प्रदर्शित होते रहते हैं। प्रदर्शित होते रहते हैं। किसने बताया? बताओ, व्यक्तित्व शील गुणों कितने भागों में बांटा? एक कौन सा? दूसरा कौन सा? व्यक्तिगत महत्वपूर्ण मानते हुए पुनः कितने भागों में? 3। कौन कौन सा? प्रधान, केंद्रीय और गौण। ये तो किसके अनुसार था? आलपोर्ट के अनुसार। अगला लिखो, केटल के अनुसार। केटल के अनुसार। देखो, इन्होंने 2 प्रकार के शील गुण बताए केटल के अनुसार। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नंबर 1 लिखो, सतही शील गुण। सतही शील गुण, सरफेस ट्रेट। सतही शील गुण, सरफेस ट्रेट। सरफेस ट्रेट लिखो, ऐसे शील गुण जो दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रिया में व्यक्त होते रहते हैं। ऐसे शील गुण जो दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रिया में व्यक्त होते रहते हैं। ऐसे शील गुण जो दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रिया में व्यक्त मतलब अभिव्यक्त, प्रदर्शित, व्यक्त होते रहते हैं। जो दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रिया में व्यक्त होते रहते हैं, इन्हें शील गुण सूचक भी कहा जाता है। शील गुण सूचक, ट्रेट इंडिकेटर
इंडिकेट करने वाले शील गुण सूचक भी कहा जाता है। जैसे दया, परोपकारिता, सामाजिकता, सामुदायिकता, सामाजिकता, सामुदायिकता, हो गया। नंबर 2, मूल शील गुण। मूल शील गुण लिखो, मूल शील गुण। सोर्स ट्रेट, सोर्स ट्रेट। लिखो, ये दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रिया में व्यक्त नहीं होते हैं। ये दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रिया में व्यक्त नहीं होते हैं, बल्कि कुछ सतही शील गुणों द्वारा, बल्कि कुछ सतही शील गुणों द्वारा मिलकर इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। सतही शील गुणों द्वारा मिलकर इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। जैसे सामुदायिकता, निस्वार्थता, एवं हास्य नामक शील गुणों से मिलकर मित्रता नामक मूल शील गुण का निर्माण होता है। मूल शील गुण का निर्माण होता है। मूल शील गुण का निर्माण होता है। इसको हम कल समझ लेंगे। जाइए।